अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द साइंस क्लास मी डॉक्टर हबीब। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है कैट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इस लेक्चर में जो कैट के अंडरलाइंग जो कंडीशंस या जो 4 डिजीज़ आते हैं तो उसका हम लोग डिफरेंस समझेंगे और इसका इंट्रोडक्शन सिंप्लीफाइड तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में इसका जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है और मैनेजमेंट है वो हम लोग डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो हमारे पास कैट का जो पूरा नाम है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ अब्रिविएशन है CAD कैट। इसका दूसरा नाम है कैट का जो सिनोनिम है वो है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ CHD। और इसका तीसरा नाम है हमारे पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। तो याद रखना ये आपके पास जो डिजीज़ है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ये आपको 3 नामों से या सिनोनिम से मिल सकता है, कैट, CHD और IHD इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। ओके, है क्या? याद रखना इस डिज़ीज़ में हमारे पास कुछ यूँ कंडीशन पैदा हो जाता है कि जिसमें हमारे पास जो दिल की तरफ जो ब्लड फ्लो जा रहा है, खून जा रहा है, वो 3 रीज़न्स की वजह से या तो कम हो जाती है या जो है रुक जाती है। कौन से 3 रीज़न्स हैं? या तो जो है जो खून की नालियाँ दिल को जो है खून सप्लाई कर रहे हैं उसमें जो है नंबर 1 चर्बी का जम जाना, या नंबर 2 उसमें जो है हमारे पास जो खून है वो जम जाता है, या नंबर 3 उसमें हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरीज़ है वो अंदर की जानब जो है दब जाते हैं। तो 3 रीज़न्स की वजह से इस कंडीशन में जो दिल की तरफ खून है वो कम हो जाता है या रुक जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी हार्ट डिजीज़। सो हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सो वी से ischemic heart disease is a condition in which the blood flow to the heart is reduced or obstructed due to these 3 reasons. Number 1, due to the clot formation or thrombus formation. Number 2, or due to the plaque formation. Or number 3, due to the spasm of the coronary artery disease. तो हम लोग कहते हैं इसका जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है कि a condition in which blood flow to the heart is reduced or obstructed due to these 3 reasons. अच्छा, ऐसा कंडीशन जिसमें जो खून है दिल की तरफ वो कम हो जाती है या रुक जाती है, किसकी वजह से? नंबर 1 प्लेक की वजह से, ड्यू टू द प्लेक फॉर्मेशन, यानी कि इस खून की नाली में चर्बी जम जाता है, या नंबर 2 ड्यू टू द क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट या थ्रोम्बस, या जो है अक्सर औकात जो दिल की खून की नालियाँ है उसमें हमारे पास खून जम जाती है, या जो है तीसरा इसका रीज़न है ड्यू टू द स्पाज़म ऑफ कोरोनरी आर्टरीज़, या जो है हमारे पास जो दिल को सप्लाई करने वाली जो नालियाँ हैं खून की उसको हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज़। तो उसमें क्या आ जाती है? स्पाज़म आ जाती है या जो है वो सख्त हो जाती है। तो इन 3 वजूहात की वजह से ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज़ रिड्यूस्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड। इस डिज़ीज़ के इस डेफिनेशन को समझ करके हम लोग इसके जो कैटेगरीज़ है उसमें ईज़िली हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज हमारे पास हार्ट है, ठीक है, और इस हार्ट में हमारे पास ये मुख्तलिफ जो है ब्लड वेसल्स है, और
यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि वाकई यहाँ पर जो है, अच्छा ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारे पास ये एरोटा जो है यहाँ से निकल आती है, ठीक है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ओके, अब ये हमारे पास दिल है और ये दिल के जो हमारे पास 4 चैम्बर्स हैं और इन 4 चैम्बर से हमारे पास जो ये लेफ़्ट साइड का जो बड़ा चैम्बर है, तो इससे ये वो चैम्बर है जिसे हम लोग लेफ़्ट वेंट्रिकल कहते हैं और इसी लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो है पूरी बॉडी की तरफ जो है ब्लड सप्लाई हो रही होती है। और यहाँ पर से जो ये हमारे पास ये जो बड़ी आर्टरी है इसका नाम है हमारे पास एरोटा, और एरोटा से बज़ात ख़ुद जो है यहाँ से जो है वो क्या, इसके जो बेस है इससे जो है कॉर्नरी आर्टरीज़ यहाँ से ब्रांच होते हैं, ठीक है। इसे मैं यहाँ से रेड से जो है ड्रा कर लेता हूँ। तो ये ऐसे आर्टरीज़ हैं जो दिल को बज़ात ख़ुद क्या कर रहे होते हैं, सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये लेफ़्ट की साइड पर भी जाते हैं ऐसे और बैक साइड पर भी जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज़ है, ये हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी है और ये लेफ़्ट, इसमें जो है लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स और ये हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रल डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी है। ओके, अब ये जो हमारे पास आर्टरी है इसे हम लोग यहाँ पर जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये कौन सी आर्टरी है, ये वो आर्टरी है जो दिल को क्या कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस आर्टरी को हम लोग यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इसे जूम करेंगे कि ये वो आर्टरीज़ हैं जो दिल की तरफ क्या ब्लड को सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हैं कैट, इसमें बेसिकली हमारे पास ये टाइप्स आते हैं, कंडीशंस आते हैं, ठीक है। नंबर 1, इसमें हमारे पास जो इसका पहला कंडीशन है वो है स्टेबल एंजाइना पैक्टोरस या स्टेबल एंजिना पैक्टोरस, और इसमें जो दूसरे टाइप है हमारे पास वो है अनस्टेबल एंजाइना पैक्टोरस, और फिर थर्ड है हमारे पास, याद रखना एंजाइना पैक्टोरस को हम लोगों ने पहले, इससे जो पहला लेक्चर था एंजाइना के लेक्चर में हम लोगों ने इसे डिटेल के साथ एंजाइना के टाइप्स हम लोगों ने समझा था। ओके, तो थर्ड हमारे पास इसमें जो आता है वो है हार्ट अटैक, जिसका दूसरा नाम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और यहाँ पर इसी मायोकार्डियल इन्फेक्शन का एक और टाइप हम लोग यहाँ पर जो है लिख लेते हैं, वो भी हमारे पास क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसका मतलब है हार्ट अटैक, दिल का दौरा। तो इसका जो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है इसको हम लोग कहते हैं एन स्टेमाई, ठीक है। क्यों कहते हैं इसे हम लोग फिर जो है डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे यहाँ अगले लेक्चर में। यहाँ पर इसका हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे एन स्टेमाई, और इसका नाम है स्टेमाई, ठीक है। तो इसका नाम है हमारे पास स्टेमाई, ठीक है। ओके, अब याद रखना ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का ये जो क्लासिफिकेशन है डिजीज़ इसका, स्टेबल, अनस्टेबल, एनस्टेमाई और स्टेमाई, इसमें ये जो लास्ट 3 डिजीज़ हैं यहाँ पर इसे मैं कलरफुल जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। अनस्टेबल एंजाइना और जो स्टेमाई हमारे पास, ठीक है, इसको हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं। इन 3 डिजीज़ को हम लोग एक नाम देते हैं, सिंड्रोम का नाम देते हैं, ठीक है। क्या नाम देते हैं इसे, सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम, यानी कि इसे हम लोग अब्रिविएशन के तौर पर लिखे CAS, कैस, कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम। याद रखना कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम में हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना, एनस्टेमाई और स्टेमाई, तो इन 3 कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम। और जो केड है उसमें ही हमारे पास सारे डिजीज़ आते हैं, ठीक है। ओके, अब इनमें फ़र्क क्या है बेसिकली, इस फ़र्क को समझने के लिए इसी कोरोनरी आर्टरी को मैं यहाँ पर बड़ा सा जो है यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, कोरोनरी आर्टरी है,
तो हमारे पास है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। थोड़ा आप लोग जो है कंपनसेट कर लें या कंप्रोमाइज़ कर लें, ठीक है। ये हमारे पास कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। और कोरोनरी आर्टरी में हमारे पास जो 3 बेसिक वाल्स होते हैं, सबसे पहले हमारे पास, तो ये मैं यहाँ पर जो है लिख लेता हूँ, ठीक है। ये जो अंदर वाला जो दीवार होता है, यहाँ पर हमारे पास सेल्स होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा लेयर है, इनरमोस्ट लेयर है, जिसको हम लोग एंटिमा भी कहते हैं, ट्यूनिका एंटिमा। तो ट्यूनिका एंटिमा में हमारे पास ये क्या है, एंडोथेलियल लेयर है, एंडोथेलियल लेयर है। और इसी एंडोथेलियल लेयर का जो है, ये जो नीचे का जो है थोड़ा सा पार्ट होता है, इसे हम लोग कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास ये यहाँ तक आ रहा है, ये क्या हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास, तो ये हमारे पास इनरमोस्ट लेयर था, जिसको हम लोग एंटिमा नाम हम लोगों ने दिया, ट्यूनिका एंटिमा इनरमोस्ट लेयर है ब्लड वेसल का। फिर यहाँ पर हमारे पास जो मिडल लेयर है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास स्मूथ मसल्स होंगे, ठीक है। हमारे पास जो गोश्त के खुलिए हैं, जो सेल्स है, ठीक है, यही वो सेल्स है जिसकी वजह से क्या होंगे, तो ये हम उसी तरह वहाँ तक इसे आप ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा लेयर है, ट्यूनिका मीडिया मिडल लेयर है, जिसमें हमारे पास स्मूथ मसल्स है, ठीक है। आप इसे यहाँ तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारे पास जो आउटर मोस्ट लेयर है यहाँ पर, वो क्या है हमारे पास, ऑरेंज यहाँ पर मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है। ये बना होता है कोलेजन और इलास्टिन से, ठीक है। और ये हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटेशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। ओके, अब फिलहाल ये हम लोगों ने ब्लड वेसल की जो है जो 3 लेयर्स है उसे हम लोगों ने ड्रा किया। सबसे पहला जो इनरमोस्ट लेयर है एंटिमा, जिसमें हमारे पास है एंडोथेलियम, जो कि एंडोथेलियल सेल्स है। फिर नीचे हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है। फिर जो नेक्स्ट मिडल लेयर है हमारे पास है ट्यूनिका मीडिया, जिसमें हमारे पास है स्मूथ मसल्स। और फिर लास्ट में जो आउटरमोस्ट लेयर है उसे हम लोग ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी कहते हैं या ट्यूनिका एक्सटर्ना भी कहते हैं, उसमें हमारे पास कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्मूथ मसल्स है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, स्मूथ मसल्स है। और फिर लास्ट में हमारे पास कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स है। और ये जो है कोरोनरी आर्टरीज का हमारे पास, ये कोरोनरी आर्टरी का क्या है हमारे पास, ल्यूमन है। वो खाली कैविटी या जो है हमारे पास जो कैविटी है, खाना है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास, इसका ल्यूमन है, कैविटी है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। और लेट्स सपोज ये कोरोनरी आर्टरी, इसमें जो है यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा होगा और यहाँ पर हमारे पास क्या है, हार्ट है। लेट्स सपोज हार्ट क्या है, टिश्यू है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर मेन जो ख़राबी आती है या इसमें जो मेन हम लोग डिफरेंस समझेंगे, ये तो फिलहाल हमारे पास सिर्फ कोरोनरी आर्टरी है और इसी कोरोनरी आर्टरी के डिसफंक्शन की वजह से हमारे पास ये कंडीशंस या कैट जो है डेवलप होता है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें हमारे पास LDL जो है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या कोलेस्ट्रॉल जो है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, या जो ऐसे बंदे जो ओबीज है, जो मोटापन के शिकार है, जिसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, LDL ज़्यादा है, या स्मोकिंग करता है जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो ये एंडोथेलियम जो है ख़राब हो जाएगी और इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल वैसे भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो एंडोथेलियम लेयर है ये डिसफंक्शन होगी, ये जो है फंक्शन नहीं करेगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये LDL जो है क्रॉस करेगा
आसानी से इसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये LDL जो है क्रॉस करेगा एंडोथेलियम लेयर को, ठीक है, और आएगी कहाँ पर ये LDL, ये आएगी इंटिमा के बेसमेंट मेम्ब्रेन में, और ये यहाँ पर आ करके LDL क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा कि ये जो मोनोसाइट्स हैं यहाँ पर, इसके लिए जो है एंडोथेलियम लेयर को एक्टिवेट करेगा। तो ये एंडोथेलियम लेयर जब एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर मोनोसाइट्स और बाकी जो भी है हमारे पास WBCs, तो वो यहाँ पर बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मोनोसाइट। जब ये मोनोसाइट बाइंड हो जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में ये मोनोसाइट जो है इन सेल्स के बीच से जो है क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डायापेडिसिस, डायापेडिसिस। और ये अंदर आकर के इस मोनोसाइट से क्या बन जाएगी, इससे बन जाएगा मैक्रोफेज। तो इसका क्या नाम है, मैक्रोफेज, यानी कि अब ये ईटिंग कर सकता है, ठीक है। तो ये मैक्रोफेज और ये जो LDL है, ये मैक्रोफेज इस LDL को इनगल्फ करेगा या फेगोसाइटाइज कर देगा, और इस मैक्रोफेज और LDL दोनों के मिलने की वजह से इससे बन जाएगा, तो ये LDL को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। ये हमारे पास मैक्रोफेज है और इसके अंदर क्या है, हमारे पास LDL है। तो ये सेल भी डेड हो जाएगा और LDL को भी इसे इन्होंने खाया है, तो इसे हम लोग कहते हैं फॉर्म सेल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म सेल। और इसी फॉर्म सेल्स की वजह से यहाँ पर जो हमारे पास मीडिया है नेक्स्ट स्टेप में, तो वहाँ से क्या स्मूथ मसल्स यहाँ पर प्रोलिफरेट होंगे, और इसी स्मूथ मसल सेल्स की वजह से यहाँ पर कैल्शियम रिलीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बेसमेंट है या इंटिमल लेयर है, इसमें जो है हमारे पास मज़ीद LDL और मैक्रोफेजेस आएंगे जहाँ पर कैल्सिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर अंदर के साइड में, यहाँ पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो यहाँ पर मोर एंड मोर क्या जमा होगा, चर्बी जमा होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो कोलेजन और इलास्टिन है वो भी यहाँ पर आएंगे। ओवरऑल इफेक्ट इसका क्या होगा कि ये जो एंडोथेलियम लेयर है ये अंदर की जानिब क्या होगा, बल्ज होगा या दब जाएगी, ठीक है। ये ल्यूमन की तरफ जो है ये ऊपर की जानिब आएगी, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हमारे पास जो है ये एंटिमल लेयर है, और एंटिमल लेयर का क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो है मैक्रोफेजेस है, और मैक्रोफेजेस के अंदर जो है हमारे पास LDL है, स्मूथ मसल सेल्स है, और इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम भी है। और साथ साथ में इस के ये जो हमारे पास बल्जिंग आउट हुई है, इसके इर्द गिर्द क्या होगा, एक खेप बन जाएगा प्रोटीन का, कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स का, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं प्रोटीन खेप, ठीक है। तो ये फॉर्म सेल्स का मतलब है मैक्रोफेज और LDL दोनों को हम लोग इकट्ठे कहते हैं फॉर्म सेल्स, स्मूथ मसल्स और कैल्शियम। तो इनकी वजह से ये जो है सारा जो है ये एरिया डेड बन जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्लेक। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, प्लेक, यानी कि चर्बी का यहाँ पर इसका जो है जम जाना। याद रखना इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस को मैं यहाँ पर रीकैप कर लेता हूँ एक समरी के तौर पर। याद रखना पहला स्टेप LDL ज़्यादा है, वो अंदर जाएगी, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी, ये मोनोसाइट्स को जो है यहाँ पर इसके लिए जो है एंडोथेलियम को एक्टिवेट कर देगा। दूसरा स्टेप में मोनोसाइट यहाँ पर आकर के मैक्रोफेज बन जाएगी। तीसरा स्टेप मैक्रोफेज LDL को का करके इससे बन जाएगी फॉर्म सेल्स। इसे क्या बन जाएंगी, फॉर्म सेल्स, क्योंकि LDL और मैक्रोफेज को हम लोग कहते हैं फॉर्म सेल्स। चौथे स्टेप में, पाँचवें स्टेप में ये फॉर्म सेल्स कैल्शियम और स्मूथ मसल्स को यहाँ पर बुलाएंगे, जिसकी वजह से ये अंदर की जानिब जो है ल्यूमन कैविटी की जानिब ये दब जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ जा रहा था, ये जो ब्लड फ्लो दिल की तरफ, ये जो खून सप्लाई हो रहा था, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन का कम होना, न्यूट्रिएंट्स का कम होना, इन सब के कम होने को हम लोग कहते हैं इस्कीमिया। क्या कहते हैं इसे, इस्कीमिया। इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। तो ये है हमारे पास
प्लेक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेक कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दरअसल हमारे पास क्या था, एथेरोस्क्लेरोसिस था। अब इसी एथेरोस्क्लेरोसिस को यहाँ पर मैं दोबारा ड्रा नहीं करूँगा, सिर्फ इसको समझने के लिए मैं इसे दोबारा यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी को ड्रा कर लेता हूँ और ईजिली हम लोग इसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। और फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हार्ट की तरफ जो ब्लड वेसल हमारे पास जो जा रहा है वो जो है बंद हो गई है, या जो है थ्रोम्बस की वजह से या प्लेक की वजह से या स्पाज्म की वजह से, इन तीनों की वजह से जो है ये जो ब्लड फ्लो है या रिड्यूस कम हो जाएगी या जो है बंद हो जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टेबल एंजाइना। याद रखना स्टेबल एंजाइना में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बनेगा, प्लेक बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्लेक, ठीक है। और ये प्लेक के ऊपर हमारे पास प्रोटीनिशियस कैप है, ठीक है। याद रखना स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस में सिर्फ क्या बना है हमारे पास, प्लेक, और इन्होंने जो है मोर देन 70% ऑफ द ल्यूमन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी उसे ब्लॉक किया है। तो ये हमारे पास स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस है। अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस में हमारे पास है प्लेक, ठीक है। ये हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना है, ठीक है। और इस अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस जो प्लेक है, और प्लेक क्या था, प्लेक के कंटेंट्स याद रखना, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। प्लेक में हमारे पास क्या है, एलडीएल है और मैक्रोफेजेस है और फॉर्म सेल्स है, ठीक है, और स्मूथ मसल सेल्स है, और इसी तरह कैल्सिफिकेशन भी हुई है। तो इस प्लेक के ऊपर हमारे पास यहाँ पर जो प्रोटीन कैप है वो क्या है, वो बहुत ही थिन प्रोटीन कैप है। यानी कि इसके बनिस्बत ये जो प्रोटीन कैप है, ये जो प्लेक बना हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, ये यहाँ पर मूव नहीं कर रहा है मज़ीद, ठीक है। इस प्रोटीन केप की वजह से थिक है, लेकिन यहाँ पर इसका जो प्रोटीन केप है अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस में वो बहुत ही थिन है। तो ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से या स्मोकिंग की वजह से या और रीजंस की वजह से क्या होगा, जो इसका प्रोटीन केप है ये इरेज हो जाएगी या इसमें जो है दरार पैदा हो जाएगी। तो ये जब ये रीजन यहाँ पर खुल जाएगी तो इसके ऊपर क्या होगे, हमारे पास प्लेटलेट्स जो है यहाँ पर, ये जो हमारे पास खून है वो यहाँ पर जम जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बस या क्लॉट। अब याद रखना अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस में हमारे पास प्लेक भी था, ठीक है, प्लेक भी था, ठीक है। और उसके साथ साथ ये हमारे पास क्या है, प्लेक के ऊपर थ्रोम्बस भी है। तो ये हमारे पास प्लेक है और प्लेक के ऊपर जो है हमारे पास और क्या है, थ्रोम्बस है, यानी खून जम गया है, ठीक है। तो ये मोर देन 90% ऑफ द ल्यूमन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी ये ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लेट सपोज इतना ब्लड जा रहा था हार्ट की तरफ, तो यहाँ पर मज़ीद अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस में मज़ीद ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो हाई रिस्क है फॉर द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, जिसमें हमारे पास हार्ट अटैक हो सकती है। तो ये इमरजेंसी कंडीशन है हम अनस्टेबल एंजाइना, तो इसे जल्द अज जल्द ट्रीट करना चाहिए हमें। फिर नेक्स्ट हमारे पास एनस्टेमाई। याद रखना एनस्टेमाई बिल्कुल अनस्टेबल एंजाइना की तरह ही है, लेकिन इसमें ये जो थ्रोम्बस बना हुआ है हमारे पास अनस्टेमाई में, ठीक है, ये जो एनस्टेमाई हमारे पास थ्रोम्बस बना हुआ है, और फिर उसी तरह हमारे पास मज़ीद जो है वही प्रोटीन कैप है, ठीक है, और उसी तरह जो है यहाँ पर थ्रोम्बस भी बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर खून भी जम चुका है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ ये है कि एनस्टेमाई में ये जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक हुआ है, इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ है, थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है। यहाँ पर इतना थ्रोम्बस बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी में ब्लड सप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रोम्बस फॉर्मेशन और ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर थ्रोम्बस और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और फिर लास्ट जो स्टेमाई है, जिसका पूरा नाम है, मैं बाद में बताता चलूँगा इन दोनों का जो पूरे नाम है क्यों है, वो यहाँ पर ECG के थ्रू मैं यहाँ पर समझाऊँगा। तो यहाँ पर जो थ्रोम्बस है स्टेमाई में, ठीक है, यहाँ पर देखें ये स्टेमाई में हमारे पास ये प्लेक है, प्लेक के ऊपर हमारे पास प्रोटीन केप था, ठीक है, और प्रोटीन केप इरेज हुआ था या फिशर इसमें दरार पैदा हुई थी। इसमें जो फिर हमारे पास जो थ्रोम्बस है
वो इस पूरे के पूरे ल्यूमन को जो है फुल ब्लॉक कर लेता है, यानी कि कुछ भी ब्लड आगे मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फुल ब्लॉकेज है। क्या है? फुल ब्लॉकेज, और इसी को हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक, और ये बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है। ओके, डिफरेंस के तौर पर आगे आप लोग समझें, यहाँ पर प्लेक फॉर्म हुआ है लेकिन इतना ब्लड दिल की तरफ जा रहा है स्टेबल एंजाइना में कि रेस्टिंग कंडीशन में हमें ब्लड काफ़ी मिल रहा है, इनफ मिल रहा है, तो रेस्ट में नो पेन, लेकिन जैसे आप एक्सर्शन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो पेन बढ़ जाएगी। ठीक है, और हमारे पास जो अनस्टेबल एंजाइना है, जिसे हम लोग सप्लाई एंजाइना भी कहते हैं, और स्टेबल एंजाइना को हम लोग डिमांड एंजाइना कहते हैं। ठीक है, अब सप्लाई एंजाइना या अनस्टेबल एंजाइना, इसमें ब्लड बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है, जो ब्लड सप्लाई है कम हुआ है हार्ट की तरफ। अगर आप रेस्ट में हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, दोनों कंडीशंस में पेन होगा। ठीक है, अब ये जो एन स्टेमाई और स्टेमाई है, ओके, ईसीजी के थ्रू पर इसके क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, यहाँ पर देखिए आप। ईसीजी में यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर ही समझ लेते हैं। ईसीजी में हमारे पास बेसिकली 5 वेव्स होते हैं। ये मीन लाइन है, तो ये मीन लाइन से ऊपर हमारे पास सबसे पहला वेव है। ठीक है, दोबारा मीन लाइन, और फिर नीचे एक छोटा सा वेव है, फिर दोबारा मीन लाइन, और फिर यहाँ पर एक बड़ा सा वेव ऊपर की तरफ, फिर नीचे मीन लाइन की तरफ आना, और फिर और नीचे एक और बड़ा वेव इससे इसकी बनस्बत, और फिर वापस मीन लाइन की तरफ, और फिर लास्ट में एक आखिरी वेव ऊपर की जानिब। ठीक है, तो हमारे पास है पी वेव, क्यू, आर, एस, टी, और फिर हमारे पास टी वेव। याद रखना, इस सेगमेंट को हम लोग कहते हैं टी सेगमेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? टी सेगमेंट। ठीक है, इसे हम लोग एस टी सेगमेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल ईसीजी है। यहाँ पर याद रखना, जो स्टेबल एंजाइना पेक्टोरस है या अनस्टेबल है, इसमें जो हमारे पास एस टी वेव सेगमेंट है, ठीक है, एस टी वेव सेगमेंट है, यहाँ पर सिर्फ इसको इसे मैं ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर जो एस टी वेव सेगमेंट है, ये नीचे तो आ जाता है, लेकिन ये मज़ीद डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, ये देखें, ये नीचे आ जाता है। एस टी सेगमेंट क्या नीचे आ जाता है, तो एस टी सेगमेंट डिप्रेस होगा, या जो टी वेव है ये इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस को हम लोग क्या कहेंगे? स्टेबल या अनस्टेबल का ईसीजी हमें इस तरह दिखाई देगा। अब एन स्टेमाई को हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉन एस टी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी कि इसमें जो एन स्टेमाई में जो एस टी सेगमेंट है वो एलिवेट नहीं होगा बल्कि डिप्रेस होगा। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास यही बनेगा। ठीक है, ये जो एस टी सेगमेंट है वो डिप्रेस हो जाएगी। ठीक है, एस टी सेगमेंट क्या है? डिप्रेस हो, नीचे की जानिब दब जाएगी। और जो स्टेमाई है, एस टी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, इसमें जो ईसीजी है, हमारे पास जो एस टी सेगमेंट है, पी, क्यू, आर, ये जो एस टी सेगमेंट है यहाँ पर आप देखें, वो क्या है? ऊपर की जानिब जो है, ये एस टी सेगमेंट है, वो क्या है? ऊपर की जानिब क्या एलिवेट हो चुका है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेमाई, और हमारे पास है एन स्टेमाई। ठीक है, दोबारा से आज हम लोगों ने कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को पढ़ा, एक ऐसा कंडीशन जिसमें हार्ट की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाती है या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है 3 वजह की वजह से, या प्लेग की वजह से। ठीक है, प्लेग कहाँ बन रहा था? तीनों केसेस में। ठीक है, ख़ुसूसन स्टेबल एंजाइना पेक्टोरस में सिर्फ प्लेग बनता है, तो इसकी वजह से खून रुक गया, या क्लॉट या थ्रोम्बस की वजह से। तो इन तीनों केसेस में फिर क्या बन रहा था? हमारे पास थ्रोम्बस भी बन रहा था, यहाँ पर कम, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर फुल ब्लॉकेज काज कर रहा था। और तीसरा, स्पाज्म कोरोनरी आर्टरीज। याद रखना, हम लोगों ने विज़ोस्पास्टिक एंजाइना में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पर स्पाज्म होता है, हमारे पास कोई प्लेग थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास दिस वाज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। और इसमें हम लोगों ने स्टेबल, अनस्टेबल, एन स्टेमाई और स्टेमाई को हम लोगों ने एसीजी के तौर पर भी इसके जो है डिफरेंसेस देखे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को जो है ये समझ आ चुका होगा, और स्पेशली यहाँ पर हम लोगों ने एथेरोस्क्लेरोसिस को जो भी स्टेप्स है उसे भी हम लोगों ने एक प्रिसाइज्ड वे में इसे हम लोगों ने समझा। तो आई होप यू पीपल डिड एंजॉय एंड आई होप इट हेल्प्ड यू अ लॉट। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ चुका होगा। और एज ऑलवेज, साइंस क्लेंस, थैंक्स फॉर द लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। और इससे प्लीज़ अगर ये वीडियो आप लोगों को जो है समझ आ चुका है और आप लोग जो है इसे लाइक भी किया है, तो काइंडली आप लोग जो है लाइक करें, कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, और इसे शेयर भी करें। सो थैंक्स फॉर द लिसनिंग, साइंस क्लेंस, एंड स्टे ब्लेस्ड।